हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में हिस्ट्री का चैप्टर 3 अध्याय 3। ठीक है, चैप्टर 2 ऑलरेडी मैं बहुत पहले ही करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों का भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी है उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके 60 मार्क्स की जो एनसीईआरटी है उसमें से 40 नंबर केवल किससे आता है? एनसीईआरटी बुक से। इससे बाहर कहीं से भी नहीं आता है। 20 नंबर की पैडागोजी होती है, तो आप 50 प्लस आसानी से लेकर आ सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, और एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एकदम पॉइंट टू पॉइंट में जो है ये चैप्टर मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल कम आते हैं। जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको करने के लिए आपका जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आगे मैं चीज़ें बताती रहूँगी। और मैंने जो है आप लोगों को केवल ये जो हिस्ट्री है 6th क्लास की 7th क्लास की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। 8th क्लास की हिस्ट्री आपकी चल रही है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जो है सर्च करके आप जो है डायरेक्ट पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगी। और साथ ही ये जो हिस्ट्री चल रही है, जो कि मैं एनसीईआरटी की बुक कवर करवा रही हूँ, दूसरी तरफ क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो इसमें चैप्टर वाइज जो है मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। ठीक है, किस चैप्टर से कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो है आप लोगों को वो वाला सीरीज जरूर देखिएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आते किस तरीके से, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होते हुए चलेगी। तो बाकी सब जो है अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो यहाँ से आपको एक हेल्प जरूर मिलेगी। साथ ही में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्वेश्चन जो है इन चैप्टर से आते किस तरीके से हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। चैप्टर 3 जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को करवाया था वो क्या करवाया था कि किस तरीके से कंपनी जो है, क्योंकि चैप्टर 2 में जो है हमने यही किया था ना कि किस तरीके से कंपनी जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और किस तरीके से जो है यहाँ पर एक नया शासन स्थापित कर लिया था। तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी किस तरीके से बढ़ी, कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित करती है, वो सेकंड चैप्टर में उसमें बताया है, जिसमें कि किस तरीके से कंपनी आई थी, प्लस प्लासी का जो है किस तरीके से प्लासी का युद्ध हुआ था, मराठा से युद्ध, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर व्यापार से युद्ध तक में प्लासी का युद्ध, मराठा का युद्ध आपको मैंने कवर करवाया था। फिर किस तरीके से विलय नीति लागू की गई थी, और उसमें जो युद्ध में शेरे मैसूर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलय नीति, सर्वोच्चता का दावा, ये सब सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। अगर वो चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए पूरा टू दी पॉइंट्स में, जिस तरह से ये थर्ड चैप्टर है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ये नोट्स जो है शेयर कर दूंगी। बाकी चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी जो है हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कंपनी ने किस तरीके से जो है शासन चलाना शुरू किया था। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ कि हमें कवर क्या करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपनी दीवान बन गई। तो कंपनी को जब दीवानी मिल जाती है, क्योंकि एक दीवानी मिलना एक बहुत बड़ी घटना होती है, तो उसके बाद जो है कंपनी की सोच किस तरीके से बदलती है, कंपनी क्या करती है। ठीक है, दीवानी मतलब किस स्थिति में बदलती है, कौन किसको सौंपता है, उस टाइम पे गवर्नर कौन होता है, एक एक चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। कंपनी के आमदनी का साधन, किस तरीके से कंपनी जो है अपनी आमदनी के बारे में जो है सोचती है। खेती में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, खेती में सुधार के लिए क्या क्या किया, यूरोप के लिए फसलें कौन कौन सी थी, भारतीय जो नील है उसकी मांग क्यों उठी, क्या इसकी विशेषता थी, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, इतना क्यों ब्रिटेन जो है भारत में दिलचस्पी ले रहा था, नील की खेती कैसे होती थी, फिर नील की खेती के बाद नील का विद्रोह क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करूंगी। आज जो है हम सिर्फ 4 पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो है 4 पॉइंट पे हम सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि नहीं तो चैप्टर जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, और मेरा मकसद ये होता है कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी दीवान बन गई। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब ये ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना यहाँ से नहीं शुरू होता है, ये जो है बंगाल में। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह उस टाइम पे कौन थे, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा या लिख लीजिएगा, शाह आलम, सॉरी एक मिनट, हाँ, शाह आलम द्वितीय।
ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो है उस टाइम पे जो है मुगल बादशाह थे, और उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल का दीवान तैनात किया, उस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ के गवर्नर थे। तो इन्हीं की मौजूदगी में, मतलब कि कुछ अंग्रेज और कुछ भारतीयों, कुछ हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में जो है ये घटना घटी थी। लेकिन आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो है दिखाया गया है कि कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के चित्रकार ने ही बनाया है। तो इसमें भव्य समारोह की तरह दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब देखिए, कंपनी जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को, कंपनी को जो है बंगाल की दीवानी जब हाथ में आ जाती है तो एक मामूली बात नहीं होती है, अंग्रेजों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन अंग्रेज के लिए एक बहुत बड़ी घटना तो थी, अभी भी अंग्रेज जो है सब कुछ अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं थे। अभी भी अंग्रेज क्या सोच रहे थे, वो यही उनके दिमाग में चल रहा था कि अभी भी जमीन का शासन जो है चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अभी भी वो डायरेक्ट शासन नहीं चलाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका मकसद आगे कुछ और था। ठीक है। तो वो यही सोच रही थी कि जमीन पे किस तरीके से शासन चलाया जाए और आमदनी को व्यवस्थित करने का क्या रास्ता हो सकता है। ठीक है। तो दीवान के तौर पे कंपनी सबसे पहले जो जो उसके नियंत्रण वाले जो भूभाग थे, उस पे आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। ठीक है। क्योंकि कुछ जगह पर जो है वो उसका खुद उसका नियंत्रण था। तो क्योंकि उसे बंगाल की दीवानी मिल जाती है, इसीलिए जो है वहाँ पे डायरेक्ट तौर पे जो है आर्थिक मामलों का मुख्य शासक बन जाती है। अब कंपनी को अपने खर्चों के लिए जो आमदनी जुटाना था व्यापार चलाने के लिए, ठीक है, तो वो आमदनी जुटाने और व्यापार चलाने के साथ साथ केवल यही काम नहीं था, बल्कि उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव में देहात में पहले से शासन कर चुके थे। क्योंकि उनको गांव से ही जो सामान खरीदने होते थे, बेचने होते थे, उन पर ही उनका वही मेन मकसद था, वहीं से उनका जो व्यापार होता था। तो कंपनी को अपने खर्चों के लिए आमदनी जुटाने के साथ साथ व्यापार को आगे बढ़ाने के साथ साथ लोगों को भी शांत करना था, जो गांव में पहले से शासन कर चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ठीक है। अब कंपनी की जो आमदनी है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एक मिनट, हाँ, कंपनी की आमदनी, कंपनी जो है दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। इसका क्या रीज़न है? कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी अपने आप को एक बिजनेस के तौर पे ही देख रही थी, अपने आप को व्यापारी ही मानती थी। क्यों? कंपनी, इसका कारण क्या था? कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, वो ये तो चाहती थी खूब उसे लगान मिले, लेकिन उसके लिए जो वसूली है कोई और करे, उसके लिए एक नियमित व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उसको भी बनाने में वो हिचकिचा रही थी। ठीक है। उसके लिए भी वो तैयार नहीं थी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल उसकी कोशिश यही थी कि वो भारत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है वो वसूल करे, और कम से कम कीमत पे, मतलब कि जो उसको टैक्स मिलता है उसमें कम से कम कीमत पे जो बढ़िया और अच्छे सूती कपड़े हैं उसको जो है खरीदे। तो कंपनी का जो है यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण से जो है ना, 4-5 सालों के अंदर अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा जो चीज़ें खरीदी जा रही थी उनके मूल्य जो है दुगने हो चुके थे। और इसमें सबसे बड़ा, अब दुगने हो चुके थे, लेकिन कंपनी, एक और इसमें क्या बदलाव आता है कि कंपनी अब अपने खर्चों के लिए जो है ब्रिटेन से पैसा नहीं मंगवा रही थी, सोना चांदी नहीं, क्योंकि वहाँ से सोना चांदी आता था तभी वो भारत से चीज़ें खरीदती थी। अब उसको वो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 1865 में क्या हुआ, कंपनी जो है ब्रिटेन से सोना चांदी का जो है आयात बंद कर दिया। सोना चांदी का आयात बंद कर देती है और यहीं पर जो है चीज़ों के बदले सामान खरीदने लगती है। मतलब अब क्या हुआ, बंगाल से में जो इकट्ठा होने वाला पैसा से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदने लगती है, मतलब बाहर से पैसा आना बंद हो गया। लेकिन उसको जो है, जो बंगाल का दीवानी तैनात कर दी गई, तो वहाँ से जो राजस्व मिलता था उसी से चीज़ें खरीदती थी और उसी को जो है निर्यात करती थी। मतलब पैसा, सोना चांदी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो यही वो कंपनी चाहती थी। ठीक है। तो समझ में आया कि कंपनी की जो आमदनी है, कंपनी क्यों नहीं चाहती थी क्यों खुद को व्यापारी मानती थी? कारण यही था कि कंपनी जो है भारी भरकम लगान चाहती थी, लेकिन वसूली
पूरा चाहती थी, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं बनाना चाहती थी। और वो ये चाहती थी कि यहीं पर जो राजस्व जहाँ यहाँ से जितना पैसा मिलता है इन्हीं से चीज़ें खरीदें और उसे बाहर भेजें। तो इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? देखिए 1765 में 1765 से पहले जो क्या होता था कि कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगवाती थी। 1765 से पहले, ठीक है, सोना और चांदी मंगवाती थी और भारत से सामान जैसे सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदे जाने लगी। ये एक हॉल्ट दिखाया गया है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा एक साप्ताहिक बाजार है, यहाँ से चीज़ें जो है बहुत सस्ते रेट पे वो खरीद लेते थे। तो 1765 से जो है पहले ऐसे होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो ये जो है 1865 में कंपनी जो है अब ये जो है चीज़ें बदल गई। ठीक है, ठीक है, ये 1865 है, याद रखिएगा 1865 से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों को ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। पहले कंपनी जो है ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाती थी, उसी के बदले जो है सामान खरीदती थी और उसे जो है निर्यात करती थी। लेकिन 1865 के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपनी को अपने चीज़ों के लिए यहीं से जो लगान इकट्ठा करती थी वहीं से जो है वो चीज़ें खरीद के वो निर्यात करने लगी। इसी कारण जो है बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अगर कोई भी क्षेत्र है, यहाँ ये बंगाल है, बंगाल की दीवानी मिल जाती है उसे। पहले यहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए वो सोना चांदी मंगवाती है, बाहर से आयात करती है। लेकिन एक टाइम के बाद जो है वहाँ पे बिना सोना चांदी आए ही यहीं से जो राजस्व इकट्ठा होता है इसी से सामान खरीदती है और उसको निर्यात करती है। तो इस तरह से इसका जो है यहाँ पे आ कुछ नहीं रहा है, यहीं से जो है लेकर पैसे लेकर उन्हीं टैक्स से पैसे लेकर उन्हीं का सामान लेकर वो बाहर भेजने लगी। मतलब पैसा लेकर उन्हीं से सामान खरीदती थी सस्ती कीमतों पे, उसे बाहर भेजती थी। तो इस तरीके से जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो संकट में चली गई। कारीगरों को अपनी चीज़ें बहुत कम कीमत पर कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी, क्योंकि कंपनी ऐसा करने लगी, ऐसे जो है सिचुएशंस क्रिएट कर दिया। किसान अपना लगान जो है चुका ही नहीं पाए, चीज़ें उनको अपनी कम कीमत पे बेचनी पड़ती थी, तो लगान कहाँ से चुका पाएंगे। ठीक है, तो 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में एक करोड़ों लोगों की मौत जो है उस टाइम पे जो है क्या हुआ कि अकाल आ गया था 1770 में। तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है मर गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके बाद जो है खेती में सुधार की व्यवस्था लाने के लिए चार्ल्स कॉर्नवालिस आते हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है इन्होंने लागू की थी। खेती में सुधार की जरूरत, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खेती में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब क्योंकि यहाँ पर जो है खेती में सुधार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1793 में, एक मिनट, जब बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है, जो बंगाल है उसकी जब अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी ना, तब कंपनी को जो वहाँ के अफसर थे उनको यही लगने लगा कि अब जो ज़मीन है उसमें निवेश करना है, जो खेती में सुधार करना लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण शासन की बात कर रहे हैं तो खेती में सुधार लाने की बात किया इन्होंने, ज़मीन में निवेश करने की बात कही। तो उस टाइम पे जो है अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की गई और ये जो बंदोबस्त, ये जो व्यवस्था है, ये जो लागू किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है, इन्होंने जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। और बंगाल में ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे 1793 में। तो इनके द्वारा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू किया गया था। ये याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो है चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। और इन्होंने जो है 1793 में ये व्यवस्था लागू की थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। राजाओं और तलुकदारों को जो है इन्होंने क्या किया था, जमींदार के रूप में मान्यता दी थी। जो राजा थे, तलुकदार थे, उनको जमींदार के रूप में जो है इन्होंने मान्यता दी थी। और उनको काम क्या दिया था, उनका काम था जो किसान है उनसे लगान वसूल करके कंपनी को राजस्व देना। ठीक है, तो जो राजा तलुकदार थे ये जमींदार इन्होंने इनको बना दिया और इनका काम था किसानों से लगान वसूलना और राजस्व जो है इन गवर्नर जनरल को देना, जो कि अस्थायी रूप से तय कर दिया गया। मतलब कि ये कोई लेखा जोखा नहीं किया गया, वो जो भी ज़मीन है ये नहीं कि इसमें कितनी आमदनी हो रही है, क्या हो रहा है, ये कुछ भी इसका जो है जांच पड़ताल नहीं की गई। एक जो है एक नंबर तय कर दिया गया, मान लो कि 10 रुपये देना है, भले ही उसमें 10 रुपये का पैदावार ना हो, 10 रुपये देना है तो ये देना अस्थायी रूप से तय कर दिया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में। याद रखिएगा कब? 1793 में जो है इन्होंने ये व्यवस्था लागू की थी।
ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त में समस्या सबसे ज़्यादा क्या आई, तो सबसे ज़्यादा समस्या आई, कंपनी को लगता था कि अस्थाई राजस्व होने से जो जमींदार है ज़मीनों में सुधार के लिए खर्च करेंगे। मतलब कि जब ये चार्ल्स कॉर्नवालिस ने जब ये लागू किया था तो उनको लगता था कि अस्थाई राजस्व जो है होने से इसमें जो है ज़मींदार ज़मीनों में जो है सुधार के लिए कुछ खर्च करेंगे, लेकिन ज़मींदार ऐसा नहीं कर रहे थे। कारण ये था कि कंपनी द्वारा जो तय किया गया था राजस्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो पहले ही ज़्यादा था, अब वो कितना बचेगा ही नहीं, तो वो सुधार करेंगे कहाँ से। तो जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में असफल हो जाता था उनकी ज़मींदारी भी छीन ली जाती थी। अब मान लो किसान से ये जगह ले लें, वहाँ पे ज़मीन में कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या किसान देगा, तो ज़मींदार क्या देगा उनको राजस्व। तो क्योंकि बीच में ज़मींदार है तो ज़मींदार भी सोचेगा कि मैं कुछ खा लूँ, ठीक है। हर कोई जो है खाने की सोचता है, तो अब ये थोड़ा ना कि सब एकदम सच्चे हैं। तो यहाँ पे किसान जितना होता था देता था, ज़मींदार को लगता था कि नहीं उसकी भी मेहनत है, तो वो अगर रख लिया तो कई बार जो है जो तय राजस्व था उसको चुकाने में जो है वो जो है असफल हो जाते थे, तो उनकी ज़मींदारी भी चली जाती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक जो है क्या हुआ, बाजार में कीमतें बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे जो है खेती का विस्तार होने लगा, जिससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार है, क्योंकि मतलब कि खेती का विस्तार हुआ तो जमींदारों को उनको जो है राजस्व मिला, किसानों ने दिया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जमींदारों को जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। जमींदारों ने जमीन में कुछ सुधार ही नहीं किया, जो भी बचता था वो रख लेते थे। तो इसकी जो है सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी अस्थाई बंदोबस्त की। दूसरी तरफ गांव में किसानों को लगान चुकाने के लिए अक्सर जो महाजन होते थे उनसे जो है कर्ज लेना पड़ता, क्योंकि उसकी जो लगान था बहुत ज़्यादा था। तो लगान ज़्यादा होने के कारण जो है कई बार किसानों को जो है महाजनों से उसको चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, और लगान न चुकाने पर उनकी पुश्तैनी ज़मीन भी से बेदखल कर दिया जाता था। जो महाजन थे वो बेदखल कर देते थे। महल महल जो है एक शब्द दिया गया है जिसमें ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई को बोला गया है, ठीक है। एक राजस्व इकाई थी, यह एक गांव या गांव के समूह को कहा जाता है। तो महल क्या है, गांवों का समूह, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं बोलती हूँ कि लाइन टू लाइन समझना जरूरी है। तो अस्थाई बंदोबस्त में आपने क्या सीखा कि अस्थाई बंदोबस्त में जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे 1793 में जो है ये व्यवस्था उन्होंने लागू की थी, और उस टाइम पर जो है इन्होंने अस्थाई रूप से एक राजस्व तय कर दिया था, और राजाओं और तल्लुकदारों को जो है जमींदार घोषित कर दिया था, और उनको जो है किसानों से लगान लेकर किसको, कंपनी को देना था। ये पढ़ा आपने। अभी क्वेश्चन देखिए, अभिकथन क्या है। अभिकथन में बोला गया है अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान एकत्र करना होता था, कंपनी को अस्थाई राजस्व देना होता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो राजस्व तय किया गया था उसको किसानों से लेकर उनको जो है देना पड़ता था कंपनी को। सही बात है। लगान को लचीला बनाने के पीछे मतलब कि अब जमींदार ही तो किसानों से ले रहे हैं लगान, तो उन्होंने लगान है उसे लचीला बनाने के पीछे कंपनी की ये सोच थी कि जो जमींदार है वो भूमि को बेहतर बनाने के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। बेहतर बनाने के लिए उसमें जो है करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस पर खर्च करने के लिए जो है प्रोत्साहित करेंगे। ये खर्च है, ठीक है, खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। लचीला बनाने का यही कारण था, क्योंकि कंपनी को लगता था कि जमींदार जो है उस पर खर्च करेंगे जमीन पे। तो ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जमींदारों ने कंपनी ने इसे लचीला क्यों बनाया था, कारण यही था कि जमींदार जो है उस किसानों से मतलब कि इतना बहुत वो नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से जो है उनसे लगान लेंगे, और इसको जो है अगर किसी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे यही कारण था कि जो लगान आएगा, जो जमींदार है वो भी जो है प्रोत्साहित करेंगे ज़मीनों पर खर्च करने के लिए, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन जमींदार ऐसा करते नहीं थे, वो अपना ही जेब भरते चले गए, ठीक है। अब इसके बाद एक और व्यवस्था आती है, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके बाद महालवाड़ी बंदोबस्त आया, ठीक है। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या हुआ, तो अस्थाई बंदोबस्त के बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें समस्या आने लगी, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने जो है लागू की थी उसमें समस्या आने लगी, तो उसके बाद जो है हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज थे, इन्होंने जो है क्या किया, उत्तर पश्चिम प्रांतों में जो है इन्होंने एक महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। एक मिनट, हाँ, तो महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी इसको हम समझते हैं। देखिए, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसके उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए, जो उत्तर पश्चिम मतलब जो बंगाल था उसके
उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने महालवाड़ी बंदोबस्त तैयार किया। और इससे लागू, अच्छा कब ये लागू किया गया, देखो सी टेट में तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता कि महालवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन डेट नहीं आता है, लेकिन स्टेटमेंट में हो सकता है कि आपसे पूछ दे। तो 1793 में जो है आपका जो है कौन सी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त जो है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो ये डेट जो है ना आपके लिए थोड़ा सा मतलब कि, क्योंकि स्टेटमेंट में पहले नहीं पूछा था, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, और हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने जो है इसको लागू किया था कब, 1822 में। 1822 में लागू किया था। हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज थे, बंगाल प्रेसिडेंसी की जो उत्तर पश्चिम प्रांत थे वहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, मैकेंजी को ऐसा लगता था, उनको विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में जो है, जो उत्तर भारतीय समाज है वहाँ पे गांव जो है एक महत्वपूर्ण लोगों के मतलब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, गांव को जो है एक महत्वपूर्ण है। उनको ये समझ में आया कि जो गांव है उत्तर भारतीय समाज में गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे बचाए रखना चाहिए। इन्हीं के आदेश पर जो कलेक्टर थे उन्होंने जो है गांव-गांव का दौरा किया। किसके आदेश पे, हॉल्ट मैकेंजी के आदेश पर, ठीक है। उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को भी मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को भी दर्ज किया। अब इसका क्या इनको फायदा था, ऐसा वो क्यों कर रहे थे, उनको इसलिए क्योंकि गांव के एक एक खेत की जो अनुमानित राजस्व है उसको जोड़कर हर गांव और ग्राम समूह, जिसे महाल बोला जाता है, ग्राम समूह को महाल कहते थे, वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था, ठीक है। तो ये सब हिसाब लगाने के लिए जरूरी था कि गांव के लोगों को समझना, वहाँ पर किस तरह के लोग, किसान कैसे काम करते हैं, जमीन कैसी है वहाँ की, वहाँ पर कितने खेत हैं, ठीक है, उनके रीति रिवाज के, क्योंकि उनको मद्देनजर रखते हुए ये सब चीज़ें करना था, ताकि उनको, उन लोगों को, वहाँ के लोगों को लगे कि ये उनके हित में सोच रहे हैं, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी का ये विश्वास था, इसीलिए उन्होंने जो है कलेक्टरों को भेजकर ये काम करवाया, और एक एक खेत की जो है अनुमानित राजस्व को उन्होंने जोड़कर हर गांव, मतलब हर ग्राम जो समूह है, जिसे ग्राम समूह कई बार पूछ देता है महाल क्या है, तो याद रखिएगा ग्राम समूह से वसूल होने वाले जो राजस्व है उसका हिसाब लगाया, ठीक है। अब हिसाब लगाया, अब हिसाब लगाने के बाद क्या हुआ, राजस्व जो है अस्थायी रूप से यहाँ पर तय नहीं किया, क्योंकि अस्थायी रूप से जब चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थायी रूप से जब तय कर दिया था तो कई चीज़ों समस्या देखने को मिली। तो इन्होंने क्या किया, राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया, इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, ठीक है। अब इसमें समय समय में हो सकता है कि अच्छा पैदावार, मतलब अच्छा हो खेती, तो उसको जो है बढ़ा देंगे, अगर सही नहीं हो तो उसे घटा देंगे, ठीक है। तो राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को अदा करने का जो काम था वो जमींदार की बजाय गांव का जो मुखिया होता था उसको सौंपा गया, ठीक है। तो राजस्व को जहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त में जो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, उसमें जो है जमींदारों को ये काम दिया गया था, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में जो हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया था, इन्होंने जो है राजस्व इकट्ठा करने का काम, कंपनी को अदा करने का काम जो है जमींदार की बजाय वहाँ के मुखिया को दिया। कहाँ के मुखिया को, गांव के समूह की जो मुखिया होते थे उनको दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक तीसरी व्यवस्था आई, कहीं ना कहीं इसमें भी समस्या दिखी, तो तीसरी व्यवस्था जो आई वो क्या है उसको समझिएगा। जो तीसरी व्यवस्था थी, एक मिनट, हाँ, तो ये मुनरो ने ये व्यवस्था जो लागू किया था वो मुनरो ने लागू किया था, और इसे रैतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयत का मतलब समझते हैं किसान, ठीक है। तो मुनरो व्यवस्था को रैतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, और 1819 से 1826 में ये मुनरो है, ठीक है। टॉमस मुनरो ने जो है, इनका शासनकाल बताया गया, ये टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, और सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के कब्जे किए गए कुछ इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को आजमाकर देख लिया था। मतलब जो अलेक्जेंडर रीड थे उन्होंने जो टीपू सुल्तान का जो एरिया था, जो दक्षिण भारत का, वहाँ पर जो है इस व्यवस्था को पहले ही लागू किया जा चुका था। बाद में जो मुनरो ने इस व्यवस्था को आगे विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर लागू किया। तो याद रखिएगा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, सबसे पहले जो है टीपू सुल्तान वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। मतलब कि उसको जो है टीपू सुल्तान जो मुनरो थे उन्होंने जो है उस व्यवस्था को, मतलब कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये पहले ही आजमा कर देखी जा चुकी थी। बाद में जो है जब मुनरो आए
तो उन्होंने जो है इस व्यवस्था पूरे दक्षिण भारत में लागू किया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? मुनरो ने। याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे दक्षिण भारत में फैलाया था। लेकिन टीपू सुल्तान की एरिया में जो है किसने ये इस व्यवस्था को? अलेक्जेंडर रीड ने बहुत पहले ही आजमा कर देखा था। ठीक है, तो पूरे दक्षिण भारत में जो फैलाने का काम किया था वो जो है टॉमस मुनरो। रीड और मुनरो का मानना था कि दक्षिण भारत में जो है परंपरागत जमींदार नहीं है। अब जमींदार नहीं है मतलब यहाँ पे भी जमींदार को कुछ नहीं दिया जाएगा। और दूसरी जो महलवाड़ी व्यवस्था में मुखिया को दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ग्राम समूह जो है एक महल का जो मुखिया होता था उसको ये काम दिया गया था इकट्ठा करके जो है अंग्रेजों को सौंपने का काम, जो लगान है वो मुखिया को दिया गया था। लेकिन दक्षिण भारत में जमींदार नहीं थे, इसलिए सीधे किसानों से बंदोबस्त करना चाहिए। उनको ये लगा, रीड और मुनरो को ये लगा कि यहाँ पे जमींदार नहीं तो सीधे किसानों से ही मतलब कि बातचीत करते हैं। तो जो पीढ़ियों से जो है इस जमीन पर क्या कर रहे हैं? खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का जो है उन्होंने सर्वेक्षण किया। कहने का मतलब है कि जो मुनरो थे किसानों को ही इसमें जो है डायरेक्ट उन्हीं को जो है सौंपा ये काम। और क्यों? क्योंकि जो ये किसान थे ये बहुत समय से जो है इन्होंने जो है अपने खेतों पे जो है अपनी ज़मीन पर खेती करते हुए आ रहे थे। तो राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का जो है पूरा सर्वेक्षण किया गया। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी समस्या आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या समस्या आई? जमीन से होने वाली जो आमदनी है बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। कहने का मतलब है कि ज़मीन से जो आमदनी है वो उनको लगा कि इसका राजस्व अगर ज़्यादा कर देंगे तो किसान जो है, क्योंकि किसान इस पे खेती करते हैं तो इस पे किस तरीके से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है वो उसके बारे में सोचेंगे। तो ये सोचकर जो है उन्होंने क्या किया? राजस्व ही बहुत ज़्यादा तय कर दिया अधिकारियों ने। राजस्व न चुका पाने के कारण रैयत जो है गांव से भागने लगे और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव जो है क्या हो गए? वीरान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की सबसे बड़ी जो समस्या थी कि जो वहाँ के जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने जो है राजस्व बहुत ज़्यादा तय कर दिया। भले ही उन्होंने ज़मीन का सर्वेक्षण किया लेकिन राजस्व बहुत ज़्यादा तय कर दिया था। ठीक है, अब यूरोप के लिए फसलें देखिए। यूरोप के लिए फसलों की बात करें तो यूरोप में 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने जो है अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने सबसे ज़्यादा जो है अफीम और नील की खेती पर ही पूरा जोर लगाया हुआ था। यूरोप के लिए जो है वो तैयार करवा रहा था। इसके अलावा देश के अलग अलग भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर किया गया। जैसे कि बंगाल में पटसन होता था, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र वहाँ पे गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास भी होता था, मद्रास में चावल। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है कंपनी ने लोगों पर जोर डाला। तो ये यूरोप के लिए ही फसलें तैयार की जा रही थी। अब इसके आगे जो है हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है ये मुझे लगता है कि हाफ एन आवर हो गया होगा और आधा आधा करके इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब आगे वाले जो चैप्टर में करवाऊंगी, जो 4 पॉइंट आपको कवर करवाऊंगी इसी चैप्टर का, उसके साथ क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगी जिससे आपको पता चल जाएगी कि और कौन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम साथ साथ में करते चले जाएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं, आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। कीप सपोर्ट, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मैं जो है डेली कोशिश करूँगी क्लासेस जो है आप लोगों को दूँ। किसी दिन आपकी हिस्ट्री क्लास होगी तो किसी दिन ज्योग्राफी और किसी दिन सिविक्स और CDP की जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है क्लास चली रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।